नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। 4 बड़ी खबरें, जिनमें सबसे बड़ी खबर जो है वो बहरहाल यही है कि ईरान के जो सुप्रीम जो उनकी यूएनएससी, एक वो यूएनएससी तो नहीं कहना चाहिए, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके सेक्रेटरी जो कि एडवाइज़र हैं वहाँ के सदर के, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। इनका नाम है डॉक्टर अली लारजानी। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, अमीर मुकद्दम साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये अनप्रेसिडेंटेड विज़िट है। पाकिस्तान के जो इसमें क्या होने जा रहा है इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। साथ एक डिबेट जो है वो चल रही है कराची और सिंध के दरमियान, फॉर गॉड सेक आई डोंट नो कभी ख़त्म होगी। तीसरी चीज़ है इस्लामाबाद के ब्यूटी पार्लर में जो वाक़या है, इसके हवाले से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फाइनली जिससे मैं आगाज़ करूँगा वो है ट्विटर की नई पॉलिसी। और वो ट्विटर की पॉलिसी ये है कि जो भी अकाउंट है आप उसके अंदर जाएँ, प्रोफाइल के ऊपर जाके उसको लिखा हुआ होगा कि इस बंदे ने ज्वाइन किस तारीख को किया है ट्विटर को। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसका एक पेज खुलेगा जिसमें आपको शो हो रहा होगा कि वो बंदा जो है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, या वो जहाँ पर ट्वीट कर रहा है उसका रीजन कौन सा है। रीजन का ऑप्शन है, मुल्क का ऑप्शन है। कुछ लोग जो हैं वो जो सच्चे हैं वो रीजन क्यों यूज़ करेंगे, मतलब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान से ट्वीट करता हूँ तो मेरे ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है तो किसी को मसला नहीं होगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो बॉट अकाउंट है, 2 नंबर अकाउंट चला रहा है, तो उसके अंदर वो उसका मुल्क का लिखा हुआ आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की जो ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हमें ऑलरेडी तो पता ही था कि वो जिब्रान इलियास साहब वहाँ से जो है वो रन करते हैं। मगर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई वो ये था कि पीटीआई ऑफिशियल का जो अकाउंट है वो वेस्ट एशिया से चल रहा है। मोस्ट लाइकली वेस्ट एशिया जो है ये है मिडिल ईस्ट, आपका समझ लें, सऊदी अरेबिया से या लेबनान से, या लेबनान से कोई क्यों चल रहा होगा, लेकिन यूएई से। तो यूएई से जो है वो बहुत सारे अकाउंट्स जो वो चल रहे हैं। मगर इसमें जो सबसे बड़ा जो कैजुअल्टी है इस पॉलिसी की वो इंडियंस हैं, जो कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा उन्होंने करना शुरू किया हुआ था। नाइजेरियंस बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन इट्स प्राइमरीली इंडियंस। अब जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है वो तो एज बाय प्रोडक्ट यूज़ करती है उनकी बीजेपी की हुकूमत, उनके लेकिन असल में ये सॉफ्टवेयर हाउसेस जो बड़ी तादाद में 2013, 14, 12 वगैरह में, ओबामा के दौर में, जब इंडियन जो कंपनीज़ हैं उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो रहे थे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो बनाए थे, अपने ऑफिसेज़ बनाए थे जो कि रीजनल ऑफिसेज़ थे, जो कंट्रोल करते थे कंटेंट को भी। उसमें पाकिस्तान को भी, आपको पता है, यूट्यूब अभी तक भी जो है वो इंडिया से कंट्रोल होता है, इंडिया ऑफिस से कंट्रोल होता है यूट्यूब का। और सेम गोज़ विद ट्विटर और फेसबुक वगैरह, जिसकी वजह से पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं, आपको दिखाई देते हैं कि उनकी मोनेटाइजेशन के इशूज़ जो आते हैं, या उनकी जो चैनल्स जो हैं उनको बंद करने का, उसके जो या उनकी जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करने के जो वाक़यात पेश आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। अफ़गानिस्तान के लोग बड़ी तादाद में एक्सपोज हुए हैं। एक्सप्रेस के ऊपर एक खबर है आज, वो अगर आप जाकर पढ़ें तो उसमें पीटीएम के बहुत से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में, और अफ़गानिस्तान के बहुत से लोग हैं। बलोच अकाउंट्स बहुत बड़ी तादाद में, बलोच सेपरेटिस्ट्स के जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया से चलाए जा रहे हैं, जिनमें एक जो मीर यार बलोच है, जो कि पिछले बहुत अरसे से, और मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो की है, कि वो बंदा जो है वो मेमोरी एक है इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूट है। वैसे तो असल में वो इसराइली मोसाद का, और मतलब उसके फाउंडर भी जो हैं वो इसराइली मोसाद के जो हैं वो साबिक सरबराह हैं। तो उन्होंने मीर यार बलोच को एडवाइज़र लगाया था मेमोरी का, बलोचिस्तान प्रोजेक्ट स्टडीज़ की, ये बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट के नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था बलोचिस्तान स्टडीज़ पे। और ये किया किस दिन था? 12 जून को, 13 जून को, इसराइल के हमले से कुछ देर पहले। उसमें जो है वो मीर यार बलोच को उन्होंने एडवाइज़र, ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इंडिया में बैठा हुआ एक बॉट अकाउंट है जिसको उन्होंने ये किया था। सो आप लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा देखें। सो दिस इज़ व्हाट दे वर डूइंग। और ये बड़ी तादाद में जो एक्सपोज हुए हैं। लेकिन आज ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया से बैठे हुए एक अफ़गान जो हैं वो वहाँ पर ख़ातून जो है वो तारीफ़ें कर रही थी। इसी तरह जो पाकिस्तान में हमले से कुछ देर पहले एक ट्वीट हुई कि इस्लामाबाद में कुछ देर में हमला होने वाला है, वो बंदा भी जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ था जिसने ट्वीट की, जिससे साबित होता है कि अफ़गानिस्तान से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही थी। सो ये आप बहुत ये जो प्रोपेगेंडा है इसको जब भी आप देखें तो बहुत मोहतात होकर देखें कि कहाँ से बंदा ट्वीट कर रहा है। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद में ब्यूटी पार्लर का एक वाक़या जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि एफ़आईआर हुई थी, एफ़आईआर जो है उसके अंदर लोगों को, और पुलिस का ये कहना है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, एसएसपी साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हमने वाक़े की एफ़आईआर दर्ज कर ली है वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इनको जो है वो वाक़या
हो चुका है और इनको छोड़ दिया गया है। जो पुलिस है उसने पैसे लाख लाख रुपया लेके इन तमाम लोगों को जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे उनको छोड़ दिया है। तीसरी चीज़ ये सामने आ रही है कि ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था बल्कि मसाज सेंटर था, और लोअर भेर का इलाका जो है वो असल में नहीं है, बेसिकली वो बहरिया टाउन का इलाका है, और वहाँ पर ये मसाज सेंटर था जहाँ पर ये खवातीन, और ये घर पे जो है वो बताया था इन्होंने कि हम ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, लेकिन एक खातून जिनके बाल काटे जा रहे हैं। मगर इसके बारे में कोई जो है वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने गिरफ्तारियां करनी हैं, अमल में लानी हैं, और हमने जो है वो एफआईआर दर्ज की भी है। बट जो दूसरी खबर है वो ये है कि वो ऑलरेडी उनको जो इलाके से मकीन जो है वो रिपोर्ट करें वो ये है कि इनको ऑलरेडी छोड़ा जा चुका है, क्योंकि चाहे ये मसाज पार्लर था या जो भी था, कोई अपने हाथों में तो नहीं ना ले सकता इसको कानून को। तो अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि पुलिस इसके ऊपर क्या करती है। पंजाब के अंदर ये होता तो अब तक शायद हमें खबर आ चुकी होती कि बंदे फड़का दिए गए हैं, या कम से कम उनके जो है ना वो नेफे में पिस्तौलें चल गई हैं, या उनकी उंगलियां जो हैं वो जो हाथ है उसके ऊपर पिस्तौल चल गया गलती से उन्हीं का, या उनके दोस्त जो थे वो जो उनको छुड़ाने के लिए आए थे उन्होंने गलती से डंडा मारा, उसका हाथ टूट गया। तो इस तरह का कोई वाक़या अब तक पेश आ चुका होता अगर ये वाक़या पंजाब का होता। लेकिन इस्लामाबाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब की टेरिटरी है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, बिकॉज ये जो वाक़या पेश आया है ये बहुत खौफनाक विजुअल्स हैं, इसको किसी सूरत जो है वो माफ़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव कि यहाँ पर जो है वो पुलिस का और मोहसिन नकवी साहब का इम्तिहान है। अब वो देखते हैं बहरिया टाउन पर हाथ डालते हैं कि नहीं, आजकल वैसे तो आसान है हाथ डालना। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं जी। कराची और सिंध की डिबेट जो है वो चल रही है। राजनाथ सिंह साहब हैं कोई, वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट की थी कि कोई पता नहीं एक वक्त आए कि सिंध जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट हो। तो उस पर शहरी रहमान ने उनकी थोड़ी क्लास ली और उन्होंने बताया कि भाई सिंध का कोई पार्ट वाली बात नहीं है। सिंध की जो पहली असेंबली बनी 1936 में, सिंध जो है आपको पता है, वो आपने पढ़ा होगा कायदे आज़म के 14 नुकात, उसमें से नुक्ता नंबर 9 था कि सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदा किया जाए। तो वो बात यह है कि सिंध पहली दफ़ा सूबा जो है वो 1936 में बना। जो पहली असेंबली बनी वो 1941 में गालिबन बनी, और उसने जो पहली असेंबली थी उसी ने ये करारदाद पास कर दी थी कि हमने पाकिस्तान में शमूलियत का जो है वो हम चाहते हैं। और इससे पहले कभी भी सिंध जो है वो हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी का ऐसा हिस्सा नहीं रहा था। वो एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, और जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव, और उससे पहले मतलब 400 साल, वो भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से अदवार में सिंध जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा कभी भी नहीं रहा, किस किस के दौर में, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो उससे पहले सलातीन दिल्ली हों, या कोई पुरानी हिंद की जो तारीख है उसको अगर आप पढ़ें तो सिंध उनका हिस्सा नहीं था। और सिंध ने उसके बाद अंग्रेज़ के दौर में उसने अपने आप को अलहदा करनी है, और जो पहली असेंबली जो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव बनी उसने कहा हमने इंडिया में नहीं रहना, हमने पाकिस्तान का साथ देना है, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट प्रोविंशियल असेंबली, चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो, या दीगर 2 सूबे हों। बलूचिस्तान में तो उस वक्त असेंबली नहीं थी, मगर जो सबसे पहली असेंबली थी जिसने ये वोट किया पाकिस्तान के हक में वो सिंध की असेंबली थी। वहाँ पर एक नया फड्डा जो है वो एक्सपर्ट पता नहीं हर वक्त क्यों चलता रहता है कि जी वो जो उर्दू स्पीकिंग हैं वो सिंधी हैं और सिंधी अलहदा हैं और उर्दू स्पीकिंग अलहदा हैं। हमारी वो फ्रेंड हैं सबाज ज़करिया, वो भी इसके हवाले से वो भी सिंधी और उर्दू स्पीकिंग को अलग अलग काउंट कर रही थी, और उसमें कायदे आज़म की गलती भी उन्होंने ढूंढ ली किसी तरीके से। मगर जो हकीकत है वो ये है कि जो बड़ी तादाद में वहाँ पर आबाद हैं, पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं। जो कराची है इसमें महाजिरों की तादाद इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, फिर 1 यूनिट बन गया तो मज़ीद सेंट्रलाइज हो गई, तो कराची में सबसे ज़्यादा जॉब्स थी। तो जो भी बंदा वहाँ से पढ़ा लिखा आता था वो कराची की तरफ मूव करता था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो थे वो कराची में थे, उनको जॉब्स मिल जाती थी। क्योंकि उनको जॉब्स मिल जाती थी वो थोड़े से अफ्लुएंट हो जाते थे। जब वो अफ्लुएंट हो जाते थे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कारोबारी भी लोग जो हैं वो वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। जाहिर है कि वो कोस्टल सिटी थी, इट वॉज दी ओनली डेवलप्ड पोर्ट सिटी इन पाकिस्तान, तो पोर्ट जो थी वो भी डेवलप्ड थी, उसकी वजह से ट्रेड भी वहीं से होती थी। सो कराची में बहुत सारी तादाद में उर्दू स्पीकिंग अफराद मेरी तरह के शिफ्ट हो गए जाकर। तो उन्होंने वहाँ पर अपना, लेकिन फिर थोड़े अरसे बाद वहाँ से कैपिटल मूव कर गया, और उस वक्त तक जैसे इस्लामाबाद को एक फेडरल कैपिटल या सेंटर के तौर पर एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, उस ज़माने में कराची को ऐसे ट्रीट किया जाता था। वो सिंध का पार्ट कुछ अरसे के लिए नहीं था। बस इन्होंने एक रट लगा लिया उस वक्त से कि जी अब ये सिंध का पार्ट नहीं बनाना, या इनको एक जो है ना वो एक सेपरेटिज्म, इनके अंदर सेपरेटिज्म से मुराद ये नहीं, मैं कह रहा कि सेसेशनिस्ट वाली बात नहीं कर रहा, यानी कि हम एक जुदागाना हमारा जो है ना वो तमद्दुन है, और वो सारे जो जुमले उन्हें सिखाए गए थे प्री पार्टीशन, वो उन्होंने वहाँ से उस वक्त से जो है ना वो लार्प करके उसको अब वो दोहराए जाते हैं, रिपीट पे लगे हुए। सो बात ये है कि किसी, और फिर
वो कहते हैं कि जी हमें सिंधी क्यों पढ़ाई जा रही है। भाई जो तुम्हारे सूबे में आबादी रहती है, पश्तून रहता है, कोई गुजरांवाला में, तो वो पंजाबी में बात करता है, उर्दू में बात करता है। तो आप कराची में रहते हैं, सिंध का पार्ट है, सिंधियों से आपकी जो है वो अक्सर वाकया चलता रहेगा। फिर वो एक खातून थी, उन्होंने डॉलमेन मॉल में कहा था कि जी वहाँ पर आपको सिर्फ सिंधी ज़बान सुनाई देती है। तो मतलब आपको सिंध में और कौन सी ज़बान सुनाई दे, उर्दू आपको सुनाई देती है। शुक्र करें, मैं तो कराची हैदराबाद जाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में लोगों को जो है वो बात करते हुए देखता हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मुझे नहीं समझ आता कि उनको ये क्या तकलीफ है कि मैं तो यहाँ पंजाब में रहता हूँ, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, मैं खुद भी पंजाबी अक्सर बोल रहा होता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कराची में, हैदराबाद में ये जो एक्सक्लूसिविस्ट जो एक अप्रोच है कि जी हम अलग हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। इससे बाहर आ जाएं। हाँ, आपके जो भी जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं वो हैं, मगर ये अपनी एक्सक्लूजन जो है ना उसको अपने दिमाग से निकालें, ताकि आप भी कौमी धारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से शामिल हो सके। इस कौमी धारे में शामिल होने के लिए आपको सूबाई धारे में भी शामिल होना पड़ेगा, सूबे की जो कौम है उसके दायरे में भी शामिल होना पड़ेगा। फाइनली अमीर, वो मैंने बताया था, डॉक्टर अली लारजानी, जो कि ईरान से आए हुए हैं, और उनके हवाले से जो ट्वीट के अंदर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो देख रहा था वो ये थी कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, रज़ा अमीरी मुकद्दम, उन्होंने ट्वीट किया कि ये अनप्रेसिडेंटेड विजिट होने जा रहा है। साथ उन्होंने ये लिखा कि हमारे जो हिस्टोरिकल ब्रदरली रिलेशंस हैं, मतलब जो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, वो अब एक नए स्ट्रेटेजिक फेज में दाखिल होने जा रहे हैं। कुछ अरसे पहले ईरान के जो सदर हैं उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करते हुए जनरल असेंबली में ये बात की थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट है उसको उन्होंने वेलकम किया था और कहा था कि ईरान भी उसका पार्ट बनना चाहता है। नाउ ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान एंड इट इज़ बीइंग सेड कि वो सदर के वो भी हैं, साथ सेक्रेटरी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उनके बारे में ये कहा जाना कि ये स्ट्रेटेजिक फेज में दाखिल हो रहा है। आई थिंक वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस, बिकॉज नॉट ओनली इसमें कोई सिर्फ वो डिफेंस पैक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, वो शायद एक फ्यूचर में मुमकिन हो, बट पाकिस्तान के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक फेज में दाखिल होने में शायद 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 हमारी एयरफोर्स के कुछ जो हिस्से हैं, हमारा JF-17 थंडर है, ईरान डज नॉट हैव एन एयरफोर्स, जिसका उनको काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तान जो है वो ट्रेनिंग्स करवा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान को एक फोल्ड में लाने के लिए वापस, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ये देख रहा है कि ईरान के अंदर तब्दीलियाँ सियासी जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, और अगर उन्होंने, और ईरान ख़ुद भी जो है वो शायद थोड़ा सा चाहता है कि भाई अब हम थोड़े से दुनिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें, तो अगर वो करता है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो उनकी क्या मदद कर सकता है, काफ़ी मदद कर सकता है। पाकिस्तान के अभी ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात हैं, वो ईरान के भी हैं, पाकिस्तान के जो है वो अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो एक ओल्ड फेज़ था, जो एक ऑर्डर था, उसके अंदर जो ग्लोबल साउथ था उसमें मुस्लिम ममालिक के अंदर ये समझा जाता था कि जो ग्लोबल साउथ का लीडर है कल को वो एक दिन इंडिया बनेगा, और इंडिया के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं नेहरूवियन एरा में, चीन जो है वो एक दूर परे एक मुल्क उनको लगता था जिसका कोई मुस्तकबिल उनको कम से कम अपने साथ नज़र नहीं आता था, वो अब तब्दील हो रहा है। साथ साथ इंडिया जो है वो एक्सपोज हो रहा है। इंडिया के जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, उनके जो आलमी इस्तामार जिसको कहा जाता है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं, साथ साथ पाकिस्तान का दोनों तरफ मैनेज करते हुए भी अपने आप को अलाइंड रखना और एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखना चाइना के साथ, ये सब कुछ जो है वो उनको नज़र आ रहा है कि इंडिया के साथ जो है वो बतदरीज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने में उनको अब एक फ़ायदा नज़र आता है। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अगर ये होता है, पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक फेज़ में दाखिल होने से मुराद ये है कि अगर पाकिस्तान उनको कोई असलहा बेचना शुरू कर देता है, और सैंक्शंस वगैरह का मसला होगा, मगर ट्रंप के साथ अपनी ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके साथ ज़रा समझा लेंगे उनको। और साथ साथ ईरान जो है वो इसको, पाकिस्तान जो है उसने भी ये कहा है कि हम अपने रिलेशंस को, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे तेहरान में, उन्होंने कहा है कि हम इसको अपने रिलेशंस को मज़ीद सॉलिडिफाई करने जा रहे हैं। आई थिंक कि कुछ बड़ा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस विज़िट से। वो क्या होगा उसके लिए 2-1 दिन वेट कर लें। बाय द वे, सऊदी अरब के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, और उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, बहुत सी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की उन्होंने, अल रवेली नाम है उनका, कुछ मुझे फ़र्स्ट नेम भूल रहा है, और उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है GHQ में। तो उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पूरे लाओ लश्कर के साथ भी मुलाकात की है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी, वो सॉरी आपके जो
डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी, वो उसके में सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद आर्मी चीफ बैठे हुए। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और देखते हैं कि इसमें से कुछ निकलता है। दोनों का इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होना, ईरान के एक रिप्रेजेंटेटिव टॉप लेवल के, सऊदी आर्मी के एक टॉप लेवल के रिप्रेजेंटेटिव, और साथ उसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है गज़ा की, उसका भी कुछ जो है वो ताल्लुक़ हो सकता है। सऊदी अरब के जो चीफ़ हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आना। तो इसमें क्या निकलेगा, 2-3 दिन जो है वो बड़े अहम हैं पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से अपने दोनों इस्लामी भाइयों से। तो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वासी को इजाज़त दीजिए। आदाब।